हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। मित्रों, अगर आप सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आप सामाजिक अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम सीटेट के सामाजिक विज्ञान विषय के प्रश्न संख्या 31 से लेकर 90 तक के पूरे एक मॉडल पेपर को यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, जिससे आपको ये आइडिया आ जाएगा कि पेपर में सामाजिक विज्ञान के प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। इस वीडियो में हम ना केवल सही उत्तर जानेंगे, बल्कि हर प्रश्न के पीछे का कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ पर देखेंगे, ताकि परीक्षा में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आए तो आप उसे चुटकियों में हल कर सकें। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मित्रों, इसमें इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न संख्या 31 से 90 वाले जो प्रश्न हैं, उसका जो भाग सेकंड है वो गणित और विज्ञान वालों के लिए है, वो सामाजिक विज्ञान वालों को ये नहीं करना है। उसके बाद जो भाग इसका थर्ड है वो सामाजिक अध्ययन वालों के लिए है। तो आज का ये वीडियो सामाजिक अध्ययन वालों के लिए है। पार्ट जो 3 है सामाजिक विज्ञान का, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान, उसको यहाँ पर हम देखेंगे। तो इसमें जो भी प्रश्न होंगे आपके हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपके होंगे। आप जिस भाषा के जिस मीडियम के होंगे आप उस मीडियम तो आपको प्रश्न को पढ़िए। कई शब्द ऐसे होते हैं हिंदी में पढ़ने से उनका अर्थ क्लियर नहीं हो पाता, लेकिन कुछ अंग्रेजी में से भी आपको मदद मिलेगी। आप अंग्रेजी भी देखते रहिए। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, विद्या शाखा की सीमाओं को जो सामाजिक विज्ञान का निर्माण करता है खोलने की आवश्यकता है और एक दी गई परिघटना को समझने के लिए बहुसंख्यक उपागमों की आवश्यकता हो सकती है। इस उपागम को क्या कहा जाता है? अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, उपयोगितावाद, अंतर अनुशासनिक चिंतन और परिबद्ध ज्ञान और वैज्ञानिक जांच पूछताछ। अब ये ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आपको देखना है। देखिए, जब किसी एक परिघटना को समझने के लिए विषय की सीमाओं को तोड़कर विभिन्न विषयों जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र के दृष्टिकोणों को मिलाकर अध्ययन किया जाता है, तो उसे बोलते हैं अंतर अनुशासनिक दृष्टिकोण। तो ये वाला जो है सेकंड वाला आंसर इसका सही होगा, अंतर अनुशासनिक चिंतन। अगला हमारा प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी तर्क प्रदान करता है? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पितृसत्तात्मक राष्ट्रवादी संरचना की ओर ज्ञान मीमांसात्मक बदलाव, स्थानीय अनुभवों का समावेश, उपयोगितावादी पहलुओं पर जोर डालना, अधिक निर्देशात्मक पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करना। तो मित्रों, सामाजिक विज्ञान में पाठ्यक्रम निर्माण में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो एनसीएफ है, उसकी रूपरेखा यह जोर देती है कि ज्ञान को बच्चे के दैनिक जीवन और स्थानीय परिवेश अनुभवों से जोड़ा जाए, ताकि अधिगम जो है, लर्निंग जो है, वो प्रासंगिक और प्रभावी हो सके। तो स्थानीय जो अनुभव है वो मेन है। तो यहाँ पर दूसरा वाला जो इसमें ऑप्शन है, स्थानीय अनुभवों का समावेश, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि निष्पक्ष मुकदमा एक महत्वपूर्ण संकल्पना है जब आपराधिक न्याय तंत्र के विषय में बात की जा रही हो। इस संकल्पना के शिक्षण के लिए आप विद्यार्थियों को एक व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिस पर चोरी का आरोप लगा हो, बाद में पुलिस थाने में और उसके बाद न्यायालय में क्या होता है। आपने यहाँ किस शिक्षण शास्त्रीय संसाधन का उपयोग किया है? तो यहाँ पर आता है राजनीतिक कार्टून का, सर्वे के आंकड़ों का, केस अध्ययन का या चार्ट का। तो देखिए कि जब किसी विशिष्ट घटना या व्यक्ति के अनुभव जैसे चोरी के आरोपी की पुलिस स्टेशन से अदालत की कहानी तक का गहन विश्लेषण करके कोई अवधारणा या निष्पक्ष मुकदमा सिखाई जाती है, तो इसे कहा जाता है केस स्टडी। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? केस स्टडी, यानी कि केस अध्ययन। ये अंग्रेजी में केस स्टडी है और हिंदी में केस अध्ययन, ये वाला आंसर होगा इसका। आगे हमारा प्रश्न है कि सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक शिक्षिका को अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए? यदि आपको सार्थक यानी कि सही रूप से लर्निंग बच्चों में बढ़ावा करना है, तो आपको क्या करना चाहिए? एक टीचर को क्लासरूम में क्या करना चाहिए कि जो एक लर्निंग सही हो? तो विद्यार्थियों को
वे कार्य देना जो चुनौतीपूर्ण हो, विद्यार्थियों को स्मरण आधारित कार्य देना या विद्यार्थियों को आसान कार्य देना, विद्यार्थियों के बीच प्रश्नोत्तरी की संस्कृति को बढ़ावा देना। तो मित्रों, जब मीनिंगफुल लर्निंग की बात की जाए, सार्थक अधिगम की बात की जाए, तो ये तब होता है सार्थक अधिगम जब बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाएँ, जिससे उनका क्या होता है, उनका जो थिंकिंग स्किल है वो हाई होती है। तो इससे कौन-सा आंसर समझ में आया? पहले वाला। विद्यार्थियों को वे कार्य देना जो चुनौतीपूर्ण हो, ये आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि नीचे कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन ए है, दूसरा उसका कारण आर है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो ये अभिकथन और कारण वाले बहुत प्रश्न आते हैं पेपर में, तो इनको आप अच्छी प्रकार से अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए। तो अभिकथन ए है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन छात्रों में समकालीन समाज की बेहतर समझ विकसित करने में सहायक होता है। बिल्कुल सही है। ये तो बात सही है कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन छात्रों में समकालीन समाज को बेहतर करने में, समझ विकसित करने में सहायक होता है। ये तो बिल्कुल सही है। तो अभिकथन ए सही है। अब उसका कारण ए सही है कि नहीं है, तो ये देखना है। सामाजिक विज्ञान की शिक्षा छात्र को समाज के प्रभावी सदस्य बनाने के लिए तथा आत्म विकास के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और सही दृष्टिकोण प्रदान करती है। ये भी सही है। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये वाला दो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी कि दूसरे वाले पे आपको क्या करना है, गोला काला करना है। आगे हमारा प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक है। क्या है? क्या है? याद रखने की कोचिंग है। सामाजिक विज्ञान कैसा शिक्षण है? व्यक्तिगत गतिविधि है, पेशेवर गतिविधि है या तथ्यों के प्रसारण की प्रक्रिया है। देखिए, शिक्षण क्या होता है, एक योजनाबद्ध रणनीतिक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है जिसे कि प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा पूरा किया जाता है। इसलिए सामाजिक विज्ञान क्या होगा, एक योजनाबद्ध रणनीतिक वैज्ञानिक है, तो इसे बोलेंगे हम पेशेवर गतिविधि। ये वाला इसका आंसर होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि विद्यार्थियों को पृथ्वी के विभिन्न भागों की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सबसे उपयुक्त है। तो नीचे यहां पर दिया गया है, नंबर ए पर है ग्लोब, दूसरा है नक्शा और तीसरा है एटलस। आपको यह बताना है इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है। तो देखिए, पृथ्वी के त्रिआयामी यानी कि 3D स्वरूप, 3D स्वरूप का जो रूप है वो है ग्लोब। क्या है? ग्लोब। तो मेरे हिसाब से सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री पूछी है तो उसका ये आंसर होगा ग्लोब। तो ये पहले वाला हो जाएगा, केवल ए, ग्लोब जो है सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को आनंदप्रद बनाने के लिए शिक्षक शिक्षिका द्वारा प्रयोग की जानी चाहिए। देखिए, तो जो है बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को आनंदप्रद बनाना है तो शिक्षक शिक्षिका द्वारा प्रयोग की जानी चाहिए। क्या प्रयोग की जानी चाहिए? पहला है संग्रहालय की यात्रा का आयोजन। बिल्कुल ये हो सकता है, संग्रहालय की यात्रा का आयोजन हो सकता है, तभी आनंदप्रद होगा। दूसरा है सामाजिक विज्ञान सप्ताह मनाना, ये भी किया जा सकता है। तीसरा है रात्रि आकाश देखने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी हो सकता है। अगला है सामाजिक तथ्यों से संबंधित बृहद सांख्यिकीय डेटा का साझा करना। इसमें थोड़ा आनंद कम आएगा, तो ए बी सी ये आंसर होगा। ए बी सी ये तीनों हैं, तो ए बी सी सही विकल्प किसमें? दूसरे वाले में, ए बी सी ये दूसरे वाला इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम प्रश्न देखेंगे कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2 यहाँ दिए गए हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो कथन 1 है, सामाजिक विज्ञान में सार्थक अधिगम सूचना के भंडारण और पुनः प्राप्ति की एक उत्पादक प्रक्रिया है। तो देखिए, ये उत्पादक प्रक्रिया वाला तो गलत है, ठीक है। दूसरा है सोचना, भाषा, मौखिक, सांकेतिक और कार्य करना आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तो ये आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सोचना, भाषा, मौखिक, सांकेतिक, कार्य करना, ये क्या है, आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। ये वाला दूसरे वाला कथन आपका सही है। पहले वाले में
ये था कि सार्थक अधिगम सूचना का भंडारण और पुनः प्रति ये उत्पादक प्रक्रिया है, ये वाला गलत है, क्योंकि सार्थक अधिगम केवल भंडारण करना नहीं है बल्कि अर्थ का निर्माण करना भी है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पहले वाला गलत है, यानी कि कथन एक गलत है और परंतु दूसरा कथन सही है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा इसका पहले वाला। अगले प्रश्न पे चलेंगे। यहाँ भी दो कथन दिए गए हैं और इन्हें भी आपको ध्यानपूर्वक से पढ़ना है और सही विकल्प आपको बताना है। तो कथन एक है, लोकतांत्रिक पद्धति में अधिकारों के केंद्रीकरण जैसे पंचायती राज व्यवस्था ने बहुत महत्व हासिल किया है। तो आपके लिए मैं बता दूं कि ये लोकतांत्रिक पद्धति के अधिकारों में केंद्रीकरण का उदाहरण नहीं है, ये विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। क्या है? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का है, लेकिन यहाँ पे दिया केंद्रीकरण। तो पंचायती राज व्यवस्था विकेंद्रीकरण का उदाहरण है, ना कि केंद्रीकरण का। इसलिए कथन पहला जो है वो गलत हो जाता है। दूसरा है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य लोगों की सहभागिता के स्तर को ऊंचा उठाना है। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाना है। तो ये दूसरे वाला कथन सही है, पहला गलत है। तो यहां हो जाएगा कथन एक गलत है परंतु कथन दो सही है। ये वाला इसका आंसर होगा। आगे हमारा क्वेश्चन है कि पल्लवकालीन सभाएं अपनी उप समितियों के जरिए विभिन्न तरह के काम जैसे सिंचाई, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि गतिविधियां करती थी। इनके कार्य संचालन की बारीकियों से विद्यार्थियों को रूबरू कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गतिविधियां की जा सकती हैं? तो शिक्षक द्वारा क्या गतिविधियां कराई जा सकती हैं? तो नंबर ए है, विद्यालय परिसर में कार्य विभाजन का वर्णन, ये हम कर सकते हैं, ठीक है, ओके। दूसरा है, कक्षा संचालन के लिए बनाए गए अलग अलग समूहों का उदाहरण, ये भी किया जा सकता है, ओके। फिर आता है पल्लवकालीन सभाओं की वास्तविक यात्रा करवाना, ये नहीं हो सकता, क्योंकि पल्लवकालीन सभाओं का वास्तविक यात्रा ये थोड़ा सा असंभव है, ठीक है। फिर आ जाता है श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से पल्लवकालीन सभाओं की यात्रा करवाना, ये हो सकता है सुनने से और देखने वाली चीजों से। श्रव्य दृश्य मतलब सुनना है, देखना। तो उन ऐसी सामग्रियों के द्वारा सुनाकर या दिखाकर हम वीडियो दिखाकर पल्लवकालीन सभाओं का यात्रा करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ए सही है, बी सही है और डी सही है, ए बी डी। अब ए बी डी कौन से वाले ऑप्शन में है? पहले वाले में है, ए बी डी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ए बी डी। थोड़ा क्वेश्चन लंबे होते हैं, पढ़ने में समय लगता है, लेकिन आपको समय को बहुत ध्यान रखना है। समय अगर ज्यादा लगाओगे तो पेपर आपका छूट जाएगा। तो ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण विकासशील मुद्दों पर अधिक बल देने से दूर जाते हुए ऐसे मुद्दों की समझ पैदा करे जो न्याय और प्रतिष्ठा से जुड़े हैं, यह आवश्यक है कि ध्यान में उपयोगितावाद से की ओर अंतरण हो। तो उपयोगितावाद से किसकी ओर अंतरण हो? कि जिससे कि ऐसे मुद्दों की समझ पैदा हो जो न्याय और प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। तो इसमें अस्तित्ववाद का हो, परार्थवाद का हो, परिणामवाद का हो या समतावाद का हो। तो ये समतावाद होना चाहिए, ठीक है ना। न्याय, समानता, मानवीय गरिमा के मुद्दों को समझने के लिए ध्यान को उपयोगितावाद से हटा करके समतावाद की ओर ले जाना आवश्यक है। मित्रों, जैसा मैंने पहले ही बताया कि अभिकथन और कारण वाले प्रश्न बहुत आते हैं। तो नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक अभिकथन है, दूसरा उसका कारण है। ध्यानपूर्वक उसको पढ़ना है और सही उत्तर देना है। अभिकथन हमारा है, सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है अलग अलग भावों वाले उत्तरों या कभी कभी पूर्णतः विपरीत उत्तरों की संभावना, ठीक है, सही है। दूसरा है कारण, सामाजिक विज्ञान के या की शिक्षक शिक्षिका के लिए पीठासीन होकर प्रवचन देने की पारंपरिक आदत से हटना जरूरी है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि दूसरे वाला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ, ठीक है, 3000 साल पहले। विद्यार्थियों में ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं की समझ को विकसित करने के लिए आप उन्हें क्या कार्य देंगे या देंगी? कि ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में उनको कार्य देना है, तो कैसे कार्य हम उनको दे सकते हैं? तो पहला है, गॉर्डन चाइल्ड द्वारा लिखित पुस्तक वाई
हैपेंड इन हिस्ट्री की समीक्षा करना, ये तो उतना जरूरी नहीं है। ठीक है। दूसरा है अपने आसपास के परंपरागत लोहार समुदाय के किसी व्यक्ति से मिलना और जानकारी इकट्ठा करना। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। दूसरा है शिक्षक शिक्षिका की देखरेख में किसी कारखाने में जाना और लोहा बनाने की प्रक्रिया को नोट करना, यह भी किया जा सकता है। दूसरा, शिक्षक शिक्षिका की देखरेख में, ये सारे काम देखो बार बार लिख रहे हैं, शिक्षक शिक्षिका की देखरेख में होने चाहिए सारे काम। दक्कन में अवस्थित किसी महापाषाण स्थान का भ्रमण कर जानकारी एकत्रित करना। तो ये प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को जटिल अकादमिक पुस्तकों की समीक्षा देना, ये वाला उपयुक्त नहीं है पहले वाला। बाकी तीन आपके राइट है, बी सी और डी। तो अब देखिए आपका उत्तर बी सी डी कौन से वाले विकल्प में है? बी सी डी, ये यहाँ पे फोर्थ वाला आंसर है, बी सी डी, ये वाला आपका सही है। आगे हमारा प्रश्न है कि वॉलपेपर की परियोजना के माध्यम से आप विद्यार्थियों का आकलन कैसे करेंगे? वॉलपेपर की परियोजना है, वॉलपेपर प्रोजेक्ट है, मतलब उससे के आकलन में छात्रों का आकलन आप कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर पहला है विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु का चयन देखकर। ठीक है। दूसरा है विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण देखकर, ये भी ठीक है। तीसरा है विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के उपरांत अनुवर्ती प्रश्न पूछकर। ठीक है, उनका विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण हुआ, उसके बाद उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, आप फीडबैक ले सकते हैं। अच्छा, अगला आ गया विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से पहले अनुवर्ती प्रश्न पूछकर। तो ये वाला गलत है कि आप प्रस्तुतिकरण से पहले ही अनुवर्ती प्रश्न पूछ रहे हैं, ये वाला गलत है, यानी कि प्रस्तुतिकरण के बाद होने चाहिए अनुवर्ती प्रश्न। तो आपका ए सही है, बी सही है, सी सही है। तो कौन सा वाला ऑप्शन है? ए बी सी, कहाँ है? ए बी सी, थर्ड वाले में है, ए बी सी, ये वाला आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है कि रचनात्मक आकलनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये चीज आप नोट कीजिए, नहीं है। पहला है ये प्रकृति से नैदानिक है, सही बात है। दूसरा है पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की प्रगति की बहुधा जांच करने के लिए रचनात्मक आकलन शिक्षकों का एक साधन है। तीसरा है ऐसे परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य एक अंतिम निर्णय के निर्माण के लिए है। विद्यार्थी पाठ्यक्रम के अधिगम लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं या नहीं। तो ये वाला ही इसका नहीं पूछा है, तो ये वाला थर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है कि परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? सही है नंबर 1, यह विद्यार्थियों के गुणों का परीक्षण नहीं है, ये तो गलत हो गया। यह आलोचनात्मक परीक्षा का आधार है, ये वाला इसका सही होगा। यह तुलना का मानक नहीं है, ये भी गलत है। यह केवल प्रवेश का आधार है, ये भी गलत है। तो आपका आंसर कौन सा हुआ? सेकंड वाला। क्यों हुआ? कि देखिए परीक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्र की समझ, उसके कौशल स्किल्स और उसकी प्रगति का सूक्ष्म आलोचनात्मक परीक्षण करना होता है ताकि शिक्षण रणनीति में सुधार किया जा सके। तो आलोचनात्मक परीक्षा का आधार है, ये वाला इसका सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला कथन है अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम जो लर्निंग है वो लगातार चलने वाली, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, राइट, बिल्कुल। दूसरा है कि विद्यालय परिसर के बाहर अधिगम नहीं हो सकता, यानी कि विद्यालय से बाहर जब जाएंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, ये तो बिल्कुल गलत है। देखिए अधिगम जो है, लर्निंग जो है, वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो पहला कथन सही है। अधिगम स्कूल के बाहर घर, समाज और पर्यावरण से भी होता है, लेकिन ये कह रहा नहीं होता है, तो ये वाला गलत हो गया। तो क्या हुआ? पहले वाला कथन सही है और दूसरे वाला गलत है। कौन से वाला उत्तर हो जाएगा? पहला कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है, ये वाला आंसर इसका होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहां भी आपको 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है, दूसरा उसका कारण आर है। पढ़ना है और उत्तर देना है। अभिकथन ए क्या है? परीक्षण एक नैदानिक कार्य है, किसी विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति को इंगित करना, बिल्कुल सही है, ये सही है। दूसरा कारण देखते हैं। परीक्षण एक घटना या एक स्थिति है जिसमें प्रश्नों या समस्याओं का एक समूह शामिल होता है जो किसी व्यक्ति की अधिगम गुणवत्ता का विश्लेषण करता है या उनके ज्ञान, क्षमताओं आदि का निर्धारण करता है, ये भी सही है। देखिए परीक्षण किसी छात्र की कमियां या क्षमताओं को इंगित करता है, क्योंकि यह प्रश्नों का ऐसा समुच्चय होता है
जो अधिगम गुणवत्ता का विश्लेषण करता है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ये दूसरे वाला ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां भी नीचे दो कथन आपको दिए हुए हैं, इन्हें भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उत्तर को बताना है। पहला कथन है, विद्यालय शिक्षा में पेपर पेंसिल परीक्षण विद्यार्थियों के परीक्षण का एकमात्र तरीका है। बिल्कुल गलत, एकमात्र तरीका तो नहीं है भाई, बहुत सारे तरीका है विद्यार्थियों के परीक्षण के, तो ये वाला गलत है। फिर कथन 2, विद्यालयों में परीक्षण के दौरान शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को बताने के लिए संख्याओं या मूल्यों का निर्धारण कर दिया जाता है, ये सही है। तो पहले वाला गलत है, ए गलत है, 1 वाला गलत है, दूसरे वाला सही है। तो ये पहले वाला ऑप्शन हो जाएगा, कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियां भंडारित की जाती है। पांडुलिपि होता है हस्तलिखित जो ग्रंथ थे उनको पांडुलिपि कहा जाता था। तो पांडुलिपियां भंडारित की जाती हैं तथा वर्तमान में सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के पास ये हैं, जहां वे अपने सभी प्राचीन कार्यालयों, अभिलेख और कार्य विवरण रखते हैं, कहलाता है। वो क्या कहलाता है? अभिलेखागार कहलाता है, सचिवालय कहलाता है, पुस्तकालय कहलाता है या संसद कहलाता है। उसको बोलते हैं अभिलेखागार। क्या बोलते हैं? अभिलेखागार। पहले वाला आंसर हो जाएगा। वह स्थान जहां ऐतिहासिक दस्तावेजों, पांडुलिपियों और सरकारी अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाता है उसे बोलते हैं अभिलेखागार। आगे हमारा प्रश्न आता है कि तमिल क्षेत्र में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहां पर है, तीनों मुखियाओं में प्रत्येक के पास सत्ता के 3 केंद्र थे। दूसरा है, संगम कविताएं मूवेंद्र का उल्लेख करती हैं। तीसरा है, मूवेंद्र तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है 3 मुखिया, और यह शब्द शासन करने वाले 3 परिवारों के मुखियाओं के लिए प्रयुक्त होता था। फिर है, शासन करने वाले 3 परिवार थे, चोल, चेर और पांड्य। तो अब इसमें से गलत है, गलत पूछा है, तो गलत इसमें पहला है, तीनों मुखियाओं में प्रत्येक के पास सत्ता के 3 केंद्र थे, ये वाला गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, वास्तव में तीनों मुखिया जो इसमें बताए, चोल, चेर, पांड्य, ये तीनों मुखियाओं के पास 2-2 सत्ता के केंद्र थे, जबकि यहां पर बताया है 3 केंद्र थे, 3 नहीं थे, 2-2, तीनों के पास 2-2-2, मतलब तीनों के पास 2-2 सत्ता के केंद्र थे, एक तटीय और एक अंदरूनी। तो कुल मिलाकर कितने हुए? 2 + 2 + 2 यानी कि 6 सत्ता के केंद्र थे। इसलिए कथन 1 जो है कह रहा 3 केंद्र थे, तो ये वाला गलत है। ठीक है, तो यही वाला इसका क्या है, आंसर यही वाला है। आगे हमारा प्रश्न है अभिकथन। यहां भी आपको अभिकथन दिया हुआ है, राज्य और धर्म के मध्य संबंध वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में वाक युद्ध का आधार हो सकता है। यह इतिहास व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। पर इतिहास क्या करता है? व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। अब यहां पे आपको कारण ढूंढने हैं। तो यहां पे एक है, मंदिर प्राय आर्थिक व्यवस्था और समाज के लिए केंद्रीय थे, तो बिल्कुल सही है। फिर है, रामदासपुर का नगर हरमंदर साहिब नामक केंद्रीय गुरुद्वारे के आसपास विकसित किया गया, बिल्कुल सही है। फिर आता, सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे जिन्होंने बाह्य धार्मिकता का तिरस्कार किया और सभी मानवों के लिए करुणा पर बल दिया, बिल्कुल सही है। इतिहास विभिन्न राज्यों और धर्मों के मध्य युद्धों के बारे में है, ये तो गलत है। तो कौन सा वाला सही है? ए बी सी तीनों सही हैं। कौन सा विकल्प हो जाएगा? दूसरे वाला, ए बी सी, ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि 12वीं शताब्दी के लिए असामान्य कल्हण ने विविध प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्ति के लेखकों के असमान व शासकों और उनकी कार्यनीतियों के बारे में अक्सर आलोचना करता था। उनके स्रोतों में शामिल है प्रारंभिक इतिहास, चश्मदीद विवरण, दस्तावेज और शिलालेख, ये इसका आंसर है। और प्रारंभिक इतिहास, खाली प्रारंभिक इतिहास नहीं है, प्रारंभिक इतिहास और चश्मदीद ये खाली ये भी नहीं है, प्रारंभिक इतिहास, चश्मदीद विवरण, दस्तावेज ये भी नहीं, मतलब ये सारे हैं, ये सब चीज हैं। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये कल्हण कौन था? कल्हण जो है राज तरंगिणी का लेखक कल्हण कश्मीर के इतिहास को लिखने के लिए इन सभी विविध प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का उपयोग करता था, जो मैंने यहाँ पे पहले ऑप्शन में बताए हैं। आगे प्रश्न देखते हैं, मराठाओं के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं?
नंबर एक, शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से स्थिर राज्य का गठन किया, बिल्कुल सही है। शक्तिशाली योद्धा परिवारों को देशमुख कहा जाता था, बिल्कुल सही है। एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले कृषक पशुचारी मराठा सेना की रीढ़ थे, बिल्कुल सही है। एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले कृषक पशुचारी कुणबी कहलाते थे, ये भी सही है। यानी कि ए बी सी डी सब सही है। तो कौन से वाला आंसर है? लास्ट वाला, ए बी सी डी, फोर्थ वाला आंसर इसका सही है। आगे हमारा प्रश्न है, ऐतिहासिक दावा है अहोम ने एक बहुत बड़ा राज्य बनाया। उपर्युक्त दावे के लिए उपयुक्त साक्ष्यों का चयन आपको करना है। तो यहां पर पहला है, अहोम ने बड़ा राज्य बनाने के लिए अग्नि जो शस्त्र हैं उनका प्रयोग किया, बिल्कुल सही। अहोम ने उच्च गुणवत्ता वाले बारूद और तोपे बनाए, सही है। अहोम राज्य बाध्य श्रमिकों पर निर्भर था, यह भी सही है। फिर है, 1662 में अहोम ने मुगलों को हराया। अहोम ने मुगलों को हराया, ये वाला गलत है। अहोम ने मुगलों को नहीं हराया, मुगलों ने अहोमों को पराजित किया था 1662 में। तो ये वाला गलत है, ए बी सी सही है। तो ए बी सी कौन से वाले ऑप्शन में है? दूसरे वाले ऑप्शन में है, ए बी सी, ये वाला आंसर सही है। अगला प्रश्न है हमारा, कृषक क्रांतियों पर निम्नलिखित की वैधता का उल्लेख कीजिए। अभिकथन है, वे जो उत्पीड़ित किए जाते हैं हमेशा विद्रोही के रूप में आगे नहीं आते, वे ऐसा केवल किसी एक समय में करते हैं, बिल्कुल सही है। फिर है, 1859 में नील के किसानों ने महसूस किया कि उन्हें रोपने वालों के विरुद्ध स्थानीय जमींदारों का समर्थन प्राप्त है, ठीक है, ये भी सही है। परिणाम, महिलाएं बर्तनों, पतीलों और रसोई के अन्य उपकरणों के साथ युद्ध के लिए आगे आ गई। तो देखिए, उत्पीड़ित हमेशा विद्रोह नहीं करते, किसी को पीड़ित किया जाए तो हमेशा एकदम विद्रोह नहीं करते। और 1859 के नील विद्रोह में किसानों को लगा कि इसमें जमींदारों का साथ है। इस विद्रोह में महिलाओं ने भी रसोई के बर्तनों के साथ भाग लिया था। तो ये बिल्कुल सारा सही है, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। अभिकथन, कारण, परिणाम सभी वैध हैं, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी के द्वितीय अर्ध के दौरान कंपनी की नीतियों से संबंधित कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं, उनको आपको क्या करना है? उन्हें आपको घटित होने के क्रम से व्यवस्थित करना है। यानी कि पहले क्या घटना हुई, फिर क्या घटना हुई, फिर क्या घटना हुई, सबसे बाद में कौन सी घटना हुई। तो यहां पर है, कारीगरों ने गांवों से पलायन शुरू कर दिया। कंपनी ने भारत में स्वर्ण और चांदी से माल खरीदा। बंगाल में इकट्ठे किए गए राजस्व से माल की खरीदारी की वित्त किया जा सका। कंपनी दीवान बन गई। तो सबसे पहले क्या घटना घटी थी? सबसे पहले जब कंपनी आई थी तो भारत में स्वर्ण और चांदी से माल खरीदी थी। तो सबसे पहले आएगा बी। सबसे पहले कौन सा आएगा? बी सबसे पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1765 में कंपनी को मिली दीवानी मिली 1765 में। तो कंपनी क्या बन गई? दीवान बन गई। तो दूसरी घटना क्या हुई? कंपनी बन गई दीवान। बी के बाद आया डी। उसके बाद क्या हुआ? अब जब दीवान बन गई कंपनी तो उन्होंने बंगाल में इकट्ठे किए गए राजस्व से माल की खरीदारी की वित्त किया जा सका। मतलब अब वो कंपनी जो है सोने चांदी से नहीं, अब उनको वहां पर क्या मिल गया? राजस्व मिल गया, पैसे मिले, और उनसे उन्होंने खरीदारी शुरू करी। तो फिर आया सी, और अंत में बचा ए, कारीगरों ने गांवों से पलायन शुरू कर दिया। तो ये हो गया ए। तो बी डी सी ए, इस तरह से इसको लगाना है। तो बी डी सी ए दूसरे वाले ऑप्शन में ये वाला आंसर है। तो ये थोड़ा सा आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब आपको सही आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा से संस्थागत विकास वुड्स डिस्पैच का के प्रत्यक्ष परिणाम थे? तो 1854 में वुड्स डिस्पैच के बाद क्या क्या हुआ, तो वो आपको देखना है। यहां पर पहला है, प्रांतीय स्तर पर सरकारी शिक्षा विभागों की स्थापना हुई। वुड डिस्पैच के बाद क्या हुआ? प्रांतीय स्तर पर सरकारी शिक्षा विभागों की स्थापना हुई, ठीक है। दूसरा हुआ, शिक्षा का केंद्रीकरण गवर्नर जनरल के अधीन हुआ, ठीक है। फिर हुआ, विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली की स्थापना के लिए कदम उठाए गए। फिर आता है, भारतीय सिविल सेवा कॉलेजों की स्थापना इंग्लैंड में हुई। ये वाला नहीं, शुरू के ए बी सी ये इसके सही हैं, तो ये परिणाम सही है। तो 3 सही है, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे वाला, उपर्युक्त में से 3 सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि आर्य शासन से पहले स्वर्ण युग का अस्तित्व था, जब योद्धा किसान भूमि जोतते थे
और मराठा देहात में न्याय संगत तरीके से शासन करते थे। तो ये किसका कथन है? ये तर्क दिया था ज्योतिराव फूले ने। तो ज्योतिराव फूले अपनी पुस्तक गुलामगिरी में ज्योतिराव फूले ने तर्क दिया था। याद रखिए पुस्तक का नाम था गुलामगिरी। तो गुलामगिरी पुस्तक में तर्क दिया था कि आर्यों के आक्रमण से पहले भारत में गैर ब्राह्मणों और योद्धा किसानों का एक न्याय संगत स्वर्ण युग था। अगला प्रश्न है कि गैर ब्राह्मण मतलब नॉन ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए, उससे क्या हुआ। देखिए, आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों के द्वारा किया गया जिनको शिक्षा की पहुंच थी। कौन से? जो शिक्षित थे, जिनको शिक्षा की पहुंच थी, उन्होंने यह आंदोलन किया था। और वो आंदोलन किया था जो गैर ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण नहीं थे। तो गैर ब्राह्मण आंदोलन उन जातियों द्वारा शुरू किया गया था जिन्होंने शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल कर लिया था। तो दूसरा इसमें दे रखा है, इस आंदोलन के द्वारा तर्क दिए गए कि आर्य देशज नस्ल थी। तो ये वाला इसका नहीं है, गलत है। फिर है, आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जो धनी और प्रभुत्वशाली थे। तो ये सही बात है, वे आर्यों को ठीक है। तो ये वाला इसका ए और सी इसका सही है, ए और सी। तो दूसरे वाला ऑप्शन हो जाएगा केवल ए और सी, ये वाला इसका वैध है। और जो बीच वाला है ये गलत क्यों है? इस आंदोलन में तर्क दिया गया है कि आर्य देशज नस्ल थे। तो जो गैर ब्राह्मण लोग थे ना, वे आर्यों को बाहरी आक्रमणकारी मानते थे, देशज नहीं मानते थे। तो ये वाला गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी भी समाज में सामाजिक असुरक्षाएं विसंबंधन के भाव का परिणाम होती हैं। इस संदर्भ में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का एक आंदोलन था। तो पहला है, सरकार की संरचना के ऊपर लोगों की प्रभुता को मान्यता देने वाला। सरकार की संरचना के ऊपर लोगों की प्रभुता को मान्यता देने वाला। तो ये सही है। ठीक है। दूसरा है कि वर्ग, रंग, भाषा के अंतर को दूर करने वाला, ये भी सही है। फिर आता है सरकार को ईश्वर के बराबर मान्यता देने वाला, ये सही नहीं है। तो इसमें ए और बी दो सही हैं। तो ए और बी चौथे वाले में सही, केवल ए और बी सही है। अगला प्रश्न है कि यह 1864 में मद्रास चेन्नई में स्थापित हुआ था और इसका उद्देश्य जाति भेदभाव को समाप्त करना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इसने रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और रीति रिवाजों की निंदा की। इस आंदोलन को पहचान के उसका आपको नाम बताना है। तो उसका इसमें दे रखा है थियोसॉफिकल सोसाइटी, आत्मसम्मान आंदोलन, वेद समाज या वेदांत समाज। तो ये मित्रों ये था वेद समाज। ठीक है। तो 1864 में मद्रास में स्थापित वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। ये अगर प्रश्न आए कि वेद समाज किससे प्रेरित था, तो ये ब्रह्म समाज से प्रेरित था, जिसने जातिगत भेदभाव, अंधविश्वासों का विरोध किया और विधवा जो स्त्री हो जाती थी उनका फिर से विवाह प्रारंभ कराया और महिला शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा दिया। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग में तीव्रता क्यों आई? जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग में तेजी आई। क्यों तेजी आई? तो पहला है 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वचन दिया, ये वादा करा लोगों से कि स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक प्रमुख भाषिक समूह का अपना अलग प्रांत होगा, अपना राज्य होगा। यह वादा किया था 1920 के दशक में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। तो ये वाला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने प्रमुख भाषिक समूहों के अपने प्रांत होने के अपने वचन को पूरा करने के बारे में कोई कदम नहीं उठाया, ये बिल्कुल सही है। फिर आता है सी कि कन्नड़ तेलुगु बोलने वाले अपना स्वयं का राज्य बनाने की उम्मीद कर रहे थे कि हमारा राज्य बनेगा। जो कन्नड़ और तेलुगु वाले थे उन्हें लगता था कि जब कांग्रेस ने वादा कर रखा है तो हमें राज्य मिलेगा। तो सबसे बड़ा आंदोलन तेलुगु भाषी जिलों के तमिल भाषियों की ओर से आया। बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि उनको अलग राज्य की मांग उन्होंने शुरू कर दी। तो इसके बाद आंध्र के तेलुगु भाषियों में भीषण आंदोलन शुरू हो गया। तो ये तीन जो है तीव्रता की मांग के ये तीन कारण हैं, ए बी सी। चौथा है नेहरू और पटेल भाषा के आधार पर राज्य गठन के विरुद्ध थे। तो ये आपको क्या आंसर इसमें चुनना है, ए बी सी। तो ए बी सी ये वाला दूसरे वाला ये सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है?
तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो समय लगता है, चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगभग जो पूरा करता है, वो 27 दिन और 8 घंटे में पूरा करता है। 27 दिन 8 घंटे। तो अब अगला दिन पूरा नहीं हुआ तो 8 घंटे हटा लीजिए, तो 27 दिन आप इसका आंसर लिखेंगे। 27 दिन यानी कि पहले वाला हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है। तो यहां पर आ गया, पहला आ गया कर्क रेखा, फिर आ गया मकर रेखा, फिर आ गया उत्तर ध्रुव वृत्त और फिर है दक्षिण ध्रुव वृत्त। अब ये कौन सा किसके मिलेगा, ये आपको देखना है। जो ए वाला है कर्क रेखा, वो आपकी होती है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, ये वाला इसका मिल जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। और जो मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध होती है, तो इसका हो जाएगा ये वाला। ठीक है, वो दक्षिणी गोलार्ध हो गई। और उत्तर उत्तर ध्रुव वृत्त जो है विषुवत रेखा 66.5 डिग्री उत्तर में होती है, ये वाला इससे मिल जाएगा और ये वाला इससे मिल जाएगा। दक्षिण ध्रुव वृत्त जो है विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में होती है। तो आप देख लिए ए का कौन सा है सेकंड, बी का कौन सा है फर्स्ट। तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, कौन से वाले ऑप्शन में है, यहाँ ऑप्शन देख लीजिए। तो ये वाला ऑप्शन मुझे लग रहा है, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का 3, ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है बताना है। तो देखिए, पहला है पृथ्वी के आकार को भू आब कहा जाता है। दूसरा है सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। फिर है आकार में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। फिर है पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना घूर्णन कहलाता है। तो ये वाला इसका गलत है, ये वाला नहीं है, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, क्यों गलत है, देखिए पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना, यहां लिखा घूर्णन, घूर्णन नहीं होता। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है, परिक्रमण। ठीक है, और पृथ्वी का अपने ही अक्ष पे घूमना, पृथ्वी का अपने ही अक्ष पे घूमना वो कहलाता है घूर्णन। क्या कहलाता है, घूर्णन। घूर्णन क्या है, ध्यान दीजिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना घूर्णन है और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण है। यह चीज आपको याद रखना है। आगे प्रश्न पढ़ते हैं। 2 कथन आपके पास है, उनको पढ़ना है। कथन ए है, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा है बी कथन, इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। बिल्कुल ये भी सही है, ए भी सही है और बी भी सही है, तो दोनों सही हैं, दोनों ए बी सही हैं, दूसरे वाला सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न है पारितंत्र का निर्माण होता है। पारितंत्र का निर्माण वायुमंडल एवं जलमंडल के द्वारा, स्थलमंडल और जैवमंडल के द्वारा, सभी पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और मानवों के द्वारा, जीव जंतुओं उनके आसपास के पर्यावरण के बीच के परस्पर संबंधों द्वारा। ये वाला अंतिम वाला हो जाएगा, अंतिम वाला जीव जंतु एवं उनके आसपास के पर्यावरण के बीच के संबंधों द्वारा। देखिए, पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें सभी जीवधारी आपस में पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। तो ये वाला अंतिम वाला उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न में भी यहाँ पर कथन और बी कारण यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर है ए, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। बिल्कुल सही है। फिर है प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। ये भी सही है। अब देखिए, दोनों कथन सही हैं, लेकिन यहाँ पर बात आती है कि कथन सही तो हैं, लेकिन जो बी वाला कथन है वो ए की व्याख्या नहीं करता। ये आपका ये सही है, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है, लेकिन प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन इसका कारण नहीं है ए का। तो क्या हो गया, कौन से वाला सही होगा, इसका तीसरा सही होगा। दोनों ए बी सही है, किंतु बी ए की व्याख्या नहीं करता है, ये वाला सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के ठंडे रेगिस्तान लद्दाख में मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन ही क्यों है। क्या कारण है, पर्यटन ही मुख्य काम है। तो नंबर ए गोम्पा दर्शन, दूसरा घास के मैदानों व हिमनदों की सैर, तीसरा उत्सवों और अनुष्ठानों को देखना, और चौथा यह सपाट मैदानी क्षेत्र है। तो ये तो गलत है, सपाट मैदान लद्दाख मैदानी क्षेत्र नहीं है, ये गलत है।
लद्दाख तो पर्वतीय रेगिस्तानी क्षेत्र है, सपाट मैदान नहीं है। तो कौन कौन से सही है? ए बी सी सही है इसमें, ए बी और सी सही है। तो ए बी सी किस में आया? ए बी सी पहले में आया, ए बी सी, ये देखो ये आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में प्रचुरता में मिलने वाली दूसरी गैस है? आप ये ध्यान दीजिए, दूसरी गैस पूछा है, ये नहीं पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में प्रचुरता से मिलती है। दूसरी गैस, दूसरी कौन सी है? तो पहले नंबर की कौन सी होगी और दूसरे नंबर की कौन सी होगी? तो हमें तो यहां दूसरी बतानी है। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, चार यहां पे दे रखे। तो दूसरे नंबर की जो गैस है वो कौन सी गैस है, यह आपको बताना है। दूसरे नंबर की जो गैस है वो है जो हम सांस लेते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन, ये दूसरे नंबर की है। तो भाई ऑक्सीजन दूसरे नंबर की, तो पहले नंबर की कौन सी है? पहले नंबर की होती है नाइट्रोजन। देखिए, जो वायुमंडल है उसमें सबसे ज्यादा 78% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, और 21% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन आती है, ये वाला आंसर इसका होगा। आगे हमारा क्वेश्चन है कि पौधों एवं जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हो गई हैं और कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। निम्नलिखित में से कारणों का चयन करें कि जो प्रजातियां हैं पौधों और जंतुओं की, वो असुरक्षित और संकट में क्यों हैं, उनके लुप्त होने, उनके खत्म होने का कारण क्या है। तो पहला है वन रोपण। तो देखिए, वन रोपण तो प्रजातियों के संकट नहीं है, क्योंकि वन रोपण जो है, अगर हम वन लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, तो उससे तो प्रजातियां बचेंगी, लेकिन यहाँ पे खत्म होने की बात हो रही है, तो ये वाला नहीं है। भूस्खलन, ये इसका कारण हो सकता है। निर्माण कार्य हो सकता है। जीव जंतुओं का अनाधिकार शिकार, ये भी हो सकता है। तो आपका आंसर बी सी डी वाला हो जाएगा। बी सी डी आपका चौथे वाला है, बी सी डी। आगे हमारा प्रश्न है कि कथन ए और बी को ध्यान से पढ़ना है। पहला है, संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती। बिल्कुल सही है। इस समय इन संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो ये भी सही है। तो ये संभाव्य मतलब संभावित है, मतलब वहां बोलते हैं कि वहां इतना खजाना होगा, वहां इतने खनिज पदार्थ होंगे, वहां कोयला हो सकता है, वहां पेट्रोल हो सकता है, संभाव्य है वो, है ना। तो उन मात्रा कितनी है इसका ज्ञान नहीं है, और उनका प्रयोग अभी तकनीक साधनों की कमी के कारण नहीं हो रहा है। तो ए और बी दोनों सही है, दूसरे वाला सही है, ए और बी सही है। अगला हमारा प्रश्न है, कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना है। कॉलम ए ये है, कॉलम बी ये है। अब यहां पर दिया है सेरीकल्चर। किसको बोलते हैं? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो होता है रेशम कीटों के लिए होता है, रेशम के कीटों के लिए सेरीकल्चर होता है, यानी कि ए का आपका चौथे वाला आंसर होगा। ठीक है ना। फिर आता है पीसी कल्चर। ये पीसी कल्चर जो होता है मछलियों के लिए होता है, मत्स्य के लिए, तो मत्स्य हो जाएगा इसमें ये वाला। ठीक है, मत्स्य पालन। और जो बीटी कल्चर है वो अंगूर की खेती के लिए होता है, बीटी कल्चर। और हॉर्टिकल्चर तो आपको पता ही है, सब्जियों, फूलों, फलों के लिए ये होता है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों के लिए हॉर्टिकल्चर होता है। तो आप ये देखिए, ए का हो गया फोर्थ, बी का आपका हो गया थर्ड। अब देख लीजिए कौन सा वाला ऑप्शन में आ रहा है। ये आ रहा है आपका फोर्थ वाले ऑप्शन में, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अंतर्विष्ट नहीं है। कौन सा शब्द नहीं है? तो न्याय, समानता, स्वाधीनता, ये सारे शब्द हैं, लेकिन स्वतंत्रता जो फ्रीडम है, ये शब्द उसमें नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जस्टिस भी है, लिबर्टी भी है, इक्वालिटी भी है, और अंग्रेजी पार्ट में लिबर्टी प्रयुक्त है, फ्रीडम नहीं है। तो ये फ्रीडम वाला, ये वाला आपका आंसर होगा। आगे हमारा क्वेश्चन है कि एक ऐसी स्थिति है जहां एक व्यक्ति को वे संसाधन और अवसर प्राप्त नहीं है जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध होते हैं, वो क्या कहलाती है? वो असमानता कहलाती है। देखिए क्या कहलाती है? असमानता। जब समाज में किसी व्यक्ति को दूसरों के पास उपलब्ध अवसरों, संसाधनों से वंचित रखा जाता है, तो इस स्थिति को कहते हैं असमानता। हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं नहीं है। ठीक है, पहला है निर्णय लेने में लोगों की अप्रत्यक्ष भागीदारी। फिर है प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति, और अपने लोगों से अपने कार्यों को समझना और बचाव करना। तो ये होता है दूसरे वाला, ये वाला नहीं होती, ये विशेषताएं नहीं है। देखिए,
लोकतंत्र में प्रधानमंत्री या किसी भी पद के पास निरपेक्ष यानी कि असीमित शक्तियां नहीं होती, शक्ति का अंकुश और संतुलन बना रहता है। तो ये बी वाला इसका आंसर हो जाएगा, बी, केवल बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? ठीक है, पार्कों का विकास करना, ये तो नगर पालिकाएं करा सकती हैं। शिक्षा पे भी ध्यान दे सकती हैं। कानून निर्माण, ये नहीं आता, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। न्याय व्यवस्था को बनाए रख सकते हैं, तो ये कानून निर्माण का जो कार्य है वो नगर पालिकाओं का नहीं है, ये विधायिका का कार्य है, संसद का कार्य है, तो ना कि स्थानीय निकाय यानी नगर पालिका का है। तो ये वाला आंसर होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बाजारों की श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? देखिए, उत्पादक, थोक विक्रेता, परचूनियां, उपभोक्ता, थोक विक्रेता, परचूनियां, उपभोक्ता, उपभोक्ता उत्पादक, थोक विक्रेता, उत्पादक, परचूनियां, उपभोक्ता, उत्पादक, परचूनियां, थोक विक्रेता, उपभोक्ता। अब इसका आंसर पहले वाला होगा। देखिए, सबसे पहले उत्पादक जो है अन्न को पैदा करता है, सामान को, जो भी सामान है उसको पैदा करने वाला उत्पादक सबसे पहले होता है। उत्पादक जा करके उसको बेचता है मंडी में जाके, वहां से थोक विक्रेता उसको खरीदता है। फिर परचूनियां, फिर थोक विक्रेता से परचून वाला खरीदता है, और परचून की दुकान से उपभोक्ता यानी कि हम खरीदते हैं उस सामान को। तो ये वाला क्रम इसका सही है। अब फिर कथन, आगे यहाँ पे दो कथन आपको पढ़ने हैं, खेतीहर मजदूरों के संदर्भ में कथन पढ़ने हैं। कथन ए है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण में शहरी क्षेत्रों में पलायन को घटा सकते हैं। अगर गांव में क्या हो, गांव में अगर सही व्यवस्था हो जाए काम की, तो रोजगार की गारंटी हो जाए, तो शहरी क्षेत्रों में पलायन घट सकता है, रुक सकता है गांव से। तो दूसरा है, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन का एक मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में उच्च आय की नौकरियों की उपलब्धता है। बिल्कुल दोनों सही हैं, तो ए और बी दोनों सही हैं। तो कौन सा वाला आंसर हो जाएगा? चौथे वाला, ए और बी दोनों सत्य हैं और ए का कारण बी है। अब अगले प्रश्न में कॉलम ए और कॉलम बी को मिलान करना है। कॉलम ए और कॉलम बी है, यहाँ पे पंचायती राज संस्थान है, यहाँ पे प्रकार्य है। तो यहाँ पर ग्राम सभा का क्या काम है? ग्राम सभा का जो काम है वो है बीपीएल सूची को अनुमोदित करना। क्या करना है? बीपीएल सूची को अनुमोदित करना। ये किसका काम है? ग्राम सभा का काम है। ग्राम पंचायत का क्या कार्य है? ग्राम पंचायत का काम है जल स्रोतों का रख रखाव करना। ठीक है, तो याद रखिए, पहले वाले का कौन सा बताया मैंने? तीसरा बताया, और दूसरे वाले यानी कि बी का कौन सा बताया मैंने? चौथा बताया। आपको देखना है पहले का ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ए का 3 और बी का 4 कौन सा वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको? दूसरे में दिखाई दे रहा है, ये वाला इसका ऑप्शन है। यानी कि ए का 3, बी का 4, ठीक है, और सी का 2। जनपद पंचायत का है? पंचायत, ग्राम पंचायतों के लिए, ग्राम पंचायतों में क्या करना है? सी का क्या है? ग्राम पंचायतों में उनके पंचायतों में कार्य का समन्वय करना। ठीक है, फिर जिला परिषद का काम है जिला स्तर से क्या है? धन को नियंत्रित करना, आवंटित करना। तो ये वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दोहरे भार का क्या संदर्भ है? दोहरा भार, तो पहला है किशोरियां घर का कामकाज करें और छोटे भाई बहनों की देखभाल भी करें। लड़कों से शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होने की अपेक्षा की जाती है। आदमियों का पर उच्च वेतनमान के रोजगार और भावात्मक रूप से कमजोर होने का दबाव। औरतें घर का कामकाज करें और घर के बाहर भी कार्य करें। ये है दोहरे भार का, चौथे वाला। औरतें घर का कामकाज करें और घर के बाहर भी कार्य करें, इसको बोलते हैं दोहरा भार। आगे हमारा प्रश्न है कि राज्य द्वारा निरंकुश एवं निरपेक्ष शक्तियों का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध करने में नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो वो सुरक्षा प्रदान करते हैं हमारे मौलिक अधिकार। तो ये मौलिक अधिकार इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, तो संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य सरकार की निरंकुश और शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकार वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की अवमानना करते हैं? तो पहला है, सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम वेतन किसी सफाई कर्मचारी को ना मिलना। एक तो ये हो गया। दूसरा है, निजी विद्यालयों का विद्यार्थियों से अत्यधिक फीस शुल्क लेना, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। दूसरा आता है, एक वस्त्र उद्योग भूजल को संक्रमित करे जो कि पेयजल का एक स्रोत है, ये इसका अनुच्छेद 21 की अवमानना है। ठीक है ना। फिर पटरियों पर रेहड़ी वालों को धंधा करने से मना करना, ये नहीं है।
तो ए वाला सही है और सी वाला सही है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू लाइफ का अधिकार है, न्यूनतम वेतन न मिलना, आजीविका का हनन और पीने के पानी का प्रदूषित होना स्वास्थ्य व जीवन का हनन के अंतर्गत आते हैं, सीधे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हैं। तो अब आपका कौन से वाला सही है वो आपने समझ गए होंगे, ए और सी, ऑप्शन 4 ये वाला। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, यदि किसी प्रज्ञेय अपराध में एफआईआर लिखी पंजीकृत की जाती है तो पुलिस अपराधी के किसी भी रिश्तेदार को 24 घंटे के लिए रोक सकती है। ये असत्य है। कैसा है? असत्य, गलत है। दूसरा है, पुलिस की जांच में विभिन्न प्रकार के प्रमाण एकत्र करना सम्मिलित है। ये सत्य है। तो ए गलत है, ए असत्य है और बी सत्य है। ए असत्य यानी कि तीसरा, ए असत्य है किंतु बी सत्य है। ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासियों के हाशिएकरण के प्रत्युत्तर का एक उपयुक्त मार्ग हो सकता है? तो उनको हाशिए पे नहीं रखना है, उनको हाशिए से उसको हटा करके उनको सामने लाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए करना होगा उनके इतिहास को विद्यालयों में पढ़ाना, ये कार्य करना होगा। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। मित्रों, सामाजिक विज्ञान के अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। हमारा है प्रश्न की, निम्नलिखित में से किन समुदायों को 1889 के अत्याचार निरोध अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है? किसको प्रदान की गई है? तो अल्पसंख्यक समुदाय को, महिलाओं को, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को। तो ये अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि सी और डी वाला ऑप्शन होगा। तो चौथा वाला ऑप्शन है केवल सी और डी, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो मित्रों, यह था सीटेट पेपर सोशल साइंस का सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि प्रश्न संख्या 31 से 90 तक के सभी कॉन्सेप्ट, पेडागोजी और फैक्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आपके लिए एक छोटा सा काम है, आज के इन 60 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताएं। अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, मददगार रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों को और अपने जो भी मित्र मंडली ग्रुप हैं उनमें आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मित्रों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।